नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम जयशंकर प्रसाद यानी छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उनके द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कल हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन और साहित्य परिचय पढ़ा था और आज आत्मकथ्य कविता में हम उनके बारे में जानेंगे। आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं के बारे में लिखी गई कथा, यानी स्वयं के बारे में जिसमें वर्णन किया जाता है, खुद के बारे में जिसमें बताया जाता है, उसे आत्मकथा कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी से भी कहा गया कि वो अपनी आत्मकथा लिखें और 1932 में हंस पत्रिका जो प्रकाशित हुआ करती थी, उस समय 1932 में उनकी आत्मकथ्य कविता जो है उस पत्रिका में छपी थी। तो उस कविता को आज हम पढ़ते हैं। जो इस कविता में भी छायावाद की अन्य कविताओं की तरह ही गेयात्मकता है, इसमें संगीतात्मकता का गुण है, इसको गाया जा सकता है। दो पंक्तियां जो है हम इसकी गा करके पढ़ेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो संगीतात्मकता है इसमें। अब इसका अनुवाद करेंगे। मधु गुनगुना कर कह जाता, मधु यानी शहद को मतलब पीने वाला, यानी भंवरा जो है। यहाँ भंवरा शब्द जो है मन रूपी भंवरे के अर्थ में आया है, यानी मन रूपी भंवरा गुनगुना करके न जाने कर कह जाता कौन कहानी यह है। मन रूपी भंवरा गुनगुनाते हुए न जाने कौन सी कहानी कह जाया करता है। क्या पता जीवन में क्या घटित हुआ है, क्या घटित होने वाला है, ऐसी अपनी कौन सी बातें मैं अपने मन की बातें आपसे साझा करूं। इसमें हम ध्यान देंगे गुनगुना कर, तो गुनगुनाना शब्द में गया की आवृत्ति है, ऐसे ही कर कह जाता तो कह गया की आवृत्ति है और कौन कहानी में भी आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जो बहुत ही घनी हुआ करती थी, सघन यानी गहरी हुआ करती थी, वो पत्तियां भी आज मुरझा करके गिर रही हैं। यानी जीवन के वो लोग जो बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि जिनके जीवन बहुत मजबूत थे या बहुत ही अनुकूल परिस्थितियों में थे, वो पत्तियां भी मानो आज गिर रही हैं। जैसे पेड़ से पत्ते छूट जाया करते हैं, वैसे ही कितनी ही जिंदगियां हैं जो इस संसार रूपी सागर से चली जा रही हैं, अपना स्थान छोड़ रही हैं। मेरे जीवन में भी न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो आज मुझे छोड़ करके चली गई हैं, जो मुझसे दूर हो चुकी हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इसमें लेखक कह रहा है कि इस अनंत नीलिमा में, अनंत नीलिमा का मतलब है यहाँ पर जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसा आकाश, नीलिमा शब्द जो है आकाश के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो जिस प्रकार आकाश में असंख्य तारे हैं, वैसे ही न जाने इस संसार में कितनी जिंदगियां हैं जो यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। असंख्य जीवन इतिहास इस संसार सागर से जा चुके हैं, तो मेरा जीवन उसमें बहुत बड़ा कोई मूल्य रखने वाला नहीं है। और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यहाँ कवि जो बात कहना चाहता है वो ये है कि जब उसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कहा कि मेरे जैसे न जाने कितने ही साहित्यकार या लेखक इस संसार में हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन इतिहास लिखा, और जीवन इतिहास में उन्होंने मानो व्यंग्य का मलिन उपहास किया। मलिन का मतलब होता है जिसका रूप बिगड़ा हुआ हो, और व्यंग्य होता है किसी पर की गई टीका टिप्पणी या उसका उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो न जाने कितना व्यंग्य करते हुए उन्होंने इस जीवन का एक तरह से उपहास उड़ाया है, बुराइयां की है। वास्तविकता ये है कि व्यक्ति जब आत्मकथा लिखता है तो उसमें वो अपनी बुराइयों को छुपा लिया करता है और अपने वो बातें जो उसमें गुण के रूप में मौजूद नहीं है उनका भी वो व्याख्यान कर दिया करता है। तो न जाने कितने ही ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं जिसमें लेखकों ने अपने बारे में बहुत अच्छा बता करके और अपनी बुराइयों को छुपा लिया है। न जाने कितनी इस तरह की काव्य रचनाएं हुई है। तो कवि नहीं चाहता, यानी प्रसाद जी नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी आत्मकथा लिखी जाए या अपने बारे में वो कोई भी वर्णन करना नहीं चाहते। कारण ये था कि उनका जीवन बहुत ही दुख में था, कष्टों भरा था, और अपने कष्ट वो किसी से साझा करना नहीं चाहते थे। अगली पंक्ति है कि तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी लिखी। वो उन लोगों को कह रहा है जिन्होंने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा कि फिर भी आप मुझसे कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं, यानी मेरे जीवन की जो कमजोरियां हैं, असफलताएं हैं, वो मैं आपको कह डालूं, आत्मकथा के माध्यम से कह डालूं। फिर भी आप ये चाहते हो कि मैं अपने जीवन की असफलताओं का, कमजोरियों का आपके सामने वर्णन करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति
क्या मेरे जीवन की ये गागर, गागर माने मटका हुआ करता है जिसे हम घड़ा कहते हैं, और रीति होता है जो रिक्त हो यानी खाली हो। तो जिस प्रकार खाली गागर या मटके को देख करके असंतोष ही होता है, वैसे ही मेरे जीवन के जो अभाव है, मेरे जीवन की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, असफलताएं हैं, उनको देख करके क्या तुम सुख पाओगे? हो सकता है कि मेरी जो वंचनाएं हैं, कमियां हैं, उनको जान करके तुम्हें सुख की अनुभूति हो, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इन कमजोरियों के उजागर होने से आपको सुख की जगह दुख की अनुभूति होने लगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जीवन की इन वंचनाओं को, अभावों को देख करके तुम ही खाली करने वाले, यानी तुम स्वयं को ही मेरे जीवन को खाली करने वाले यानी दुख देने वाले समझने लगो, अपने को समझो यानी अपने आप को दोषी मानने लगो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन के जो अभाव हैं उनका कारण तुम खुद को मानो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, जिन लोगों ने मेरे जीवन में से रस यानी आनंद या खुशियों को छीन लिया और उनकी जगह में वंचनाओं को, कमियों को भर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका दोषी तुम अपने आप को समझने लगो, क्योंकि तुम भी उसी समाज के सदस्य हो जिस समाज ने मुझे ठेस दी है, पीड़ाएं दी है, दुख तकलीफ दी है। तो मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। वो अपने जीवन को एक खाली मटकी के समान बताया करते थे, यानी यहाँ उन्होंने तुलना की है, खाली मटकी से अपने जीवन की तुलना की है। तो उपमा अलंकार है यहाँ पर। अब बच्चों इसमें बात करते हैं कि काव्य शिल्प, इसमें शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा जो है इनकी, छायावादी कवियों की भाषा जो थी वो खड़ी बोली हिंदी थी, और इसमें तत्सम शब्दों का यानी संस्कृत के शब्दों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। इतिहास है, असंख्य शब्द है, अनंत नीलिमा शब्द है, व्यंग्य मलिन उपहास शब्द है, तो ये सारे तत्सम के शब्द हैं। परंतु तद्भव शब्द भी आए हैं, जैसे रिक्त की जगह रीति शब्द आया है, तो तत्सम और तद्भव शब्दावली है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार भी इसके अंदर आए हैं, संगीतात्मकता का गुण है। तो ये इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इनको छायावादी काव्य का एक बहुत ही अच्छा लेखक के रूप में इनको जो सिद्ध करती है। तो आत्मकथा में वो अपने अभाव जो है किसी से साझा करना नहीं चाहते। ये इसके प्रथम 2 पद थे। अगला जो पद है वो हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।